और दूसरा जीरोस और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है, राइट। अब आखिरी कॉन्सेप्ट बच रहा है उस चैप्टर का, दैट इज द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। इस कॉन्सेप्ट के साथ ही ये कह सकते हो इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएंगे। समझ में नहीं आया रोशनी कौन सा चीज? जैसे कि मैं कह रहा था कि इस टॉपिक में, इस चैप्टर में मेनली 3 कॉन्सेप्ट है। पहला, जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। दूसरा, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन क्या होता है। और तीसरा होता है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो आज इसी से शुरू करेंगे, यही हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट है। तो होपफुली नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट्स के साथ चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये सबसे इजी वाला पार्ट है, इसमें मतलब कुछ नया नहीं सीखना है। ठीक है, ये क्लास इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन क्लास 9। पहली चीज, ये कंप्लीटली क्लास 9 बेस्ड है। ठीक है, अच्छा आप में से कितने लोगों ने ये चीज सुना हुआ है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर? कितने लोगों ने सुना हुआ है इसको? आई बिलीव सबने सुना होगा। यस सर। राइट। अब अगर आप लोग अभी अपनी स्कूल की क्लासेस कर रहे हो और वहां पे उन्होंने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया है, तो चैप्टर नंबर 1 में ये चीज को बोला गया होगा, वहां पे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, वहां पे बोला गया होगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। फिलहाल हम लोग इसको सिंपली, जैसे हम लोग लोअर क्लासेस में इसको क्या पढ़ते थे, हम इसको लोअर क्लासेस में पढ़ते थे डिवीजन एल्गोरिथम। लोअर क्लासेस में पढ़ते थे इसको डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? तो एल्गोरिथम एक तरीके से कह सकते हो जो आपको एक प्रोसेस बताता है, वो एल्गोरिथम होता है। तो डिवीजन एल्गोरिथम में कहीं ना कहीं वो डिवाइड करने का प्रोसेस के बारे में बात होता है। ठीक है, अच्छा लोअर क्लासेस में आपने ये पढ़ा हुआ है कि हम डिवीजन जनरली एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते थे, राइट। एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते थे आप लोअर क्लासेस में। यहां पे क्या होगा कि यहाँ पे दो पॉलिनोमियल्स का भी डिवीजन पॉसिबल होता है, और उन्हीं दो पॉलिनोमियल्स के डिवीजन के लिए भी डिवीजन एल्गोरिथम बनाया गया है। तो डिवीजन एल्गोरिथम में और जो आप पहले जो डिवीजन फॉलो करते थे ना, इसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। तो हम खाली चेंजेस देखने की कोशिश करेंगे। हमारा टारगेट होगा कि हम दोनों को रिलेट कर पाए, ताकि हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। इसके लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, इफ n इज, कोई भी एक नंबर n को अगर 15 से डिवाइड करते हैं, देन व्हाट इज द रिमाइंडर? अगर कोई भी नंबर n को 15 से डिवाइड करते हैं तो व्हाट इज द रिमाइंडर, बताओ। एनीवन? कोई भी नंबर, किसी भी नंबर को 15 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? n-15। n-15 विल बी रॉन्ग। कंगना का कहना है होल एनी होल नंबर गलत। पॉसिबल है क्या कंगना? अगर एनी होल नंबर कह रही हो तो अगर 50 आ सकता है क्या? 15 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 50 आ सकता है? पिंकी सेम। less than 15। less than 15, exactly. What will be the answer? It will be less than 15, right? कोई कह रहा है 3, अंकित कह रहा है 3। अंकित 3 जरूरी नहीं है, 3 हो सकता है, बट मैं पूछ रहा हूं कि कभी भी 15 से डिवाइड किया, कभी भी 15 से डिवाइड किया किसी भी नंबर को, तो रिमाइंडर जो आता है, रिमाइंडर इट इज ऑलवेज लेस देन 15। हमारा जो रिमाइंडर आता है ऑलवेज लेस देन 15। अगर थोड़ा न्यूमेरिकली जाओगे, थोड़ा न्यूमेरिकली बात करोगे, तो वो आता है 0 से 14 के बीच में, राइट। कभी भी एक नंबर n को 15 से डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा 15 से कम आएगा।
और 15 से कम मेनली वो कहां से कहां तक, 0 से लेके 14 के बीच में ही रहेगा, राइट और रॉन्ग? 0 से 14 के बीच में आएगा, राइट। ठीक है। तो सेम, अच्छा एक और चीज लेते हैं, मान लीजिए कि जब हम 43 को, नेक्स्ट चीज देखते हैं कि इफ 43 इज डिवाइडेड बाय 15, अगर हम 43 को 15 से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, बताओ जल्दी से। 43 को अगर 15 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा? सर जितने टाइम्स में 43 को 15 से डिवाइड करेंगे वो होगा क्वोशंट, और जो माइनस करके निकालेंगे वो होगा रिमाइंडर। आप मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू बताओ ना, आयुष, आयुष मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू बताओ। अगर आप 43 को 15 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू बताओ। वेरी गुड रोशनी, रोशनी ने बता दिया। बाकी लोग भी थोड़ा पार्टिसिपेट करो, राहुल, नितिन, सुमित, युवराज। वेरी गुड, तो युवराज ने भी सही आंसर दिया है, कंगना ने भी सही आंसर दिया है, पिंकी ने भी सही आंसर दिया है। सो इट्स वेरी सिंपल, राइट। 43 को अगर हम ऐसे 15 से डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि 15 टू द 30 होता है, 15 3 द 45 होता है, 45 जो है वो 43 से ऊपर निकल गया तो हम यहाँ पे 2 पे रुक जाते हैं, 15 टू द 30 हो गया, माइनस करते तो आया 13। तो अब यहीं के इसी डिवीजन के बेसिस पे आप बोलते हो कि सर क्वेश्चन का वैल्यू है 2, क्वेश्चन का वैल्यू है 2 और रिमाइंडर का वैल्यू है 13, राइट। क्वेश्चन का वैल्यू है 2 और रिमाइंडर का वैल्यू है 13। अच्छा, तो यहाँ पे क्या मैं इसी डिवीजन एल्गोरिथम को, ये जो डिवीजन एल्गोरिथम का बात कर रहा था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, क्या इसको वेरीफाई कर सकता हूं? क्या इसको वेरीफाई कर सकता हूं? चलो देखते हैं। तो हमने अभी क्या देखा था, आपसे क्या पूछा था मैंने पूछा था कि अगर हम 43 को 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वेश्चन क्या होगा और रिमाइंडर क्या होगा। आपने बताया कि 43 को अगर 15 से डिवाइड किया जाएगा तो क्वेश्चन आया है 2, आप ही ने बताया है, क्वेश्चन आया है 2, रिमाइंडर आया है 13 और डिवाइजर क्या था, डिवाइजर था 15, राइट। तो एक बार अगर हम डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से चले और हम यहाँ पे कैलकुलेट करें डिवाइजर, अगर हम कैलकुलेट करें डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर तो कितना आएगा बताना। तो क्या वो 43 आ रहा है? यस सर। आ रहा है? यस सर। 2 इंटू यस सर। 15 प्लस 13, राइट। तो 2 इंटू 15 30 हो गया, 30 प्लस 13 हो गया 43। और ये 43 क्या था, ये 43 मेरा डिविडेंड था। हम जिसको डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं, और वहीं से आपको मिलता है क्वेश्चन और एक रिमाइंडर। तो जो हमने लोअर क्लासेस में बचपन में पढ़ा हुआ है वो यही पढ़ा हुआ है कि डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है, जिसमें डिविडेंड वो नंबर होता है जिसको डिवाइड किया जा रहा है, डिवाइजर वो नंबर होता है जिससे डिवाइड किया जा रहा है। और उससे हमको दो चीजें मिलती थी, क्वेश्चन और रिमाइंडर। और वो रिलेटेड कैसे होते थे, तो रिलेटेड होते थे डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। ये होता था डिवीजन एल्गोरिथम जो हम लोअर क्लासेस में पढ़ते थे। तो अगर आप एक नंबर, और इसी से आपको एक और चीज यहाँ पे पता चलती थी कि अगर नंबर 15 से डिवाइड हो रहा है एग्जांपल के तौर पे तो रिमाइंडर हमेशा 15 से कम होगा। अगर नंबर 100 से डिवाइड हो रहा था तो रिमाइंडर हमेशा 100 से कम होता है, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमने लोअर क्लासेस में किया हुआ है। अब उन्हीं चीजों को हम यहाँ पे कैसे करेंगे रिलेट, ये आपको बस समझना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जिस तरीके से नंबर्स के लिए डिवीजन एल्गोरिथम होता है ठीक उसी तरीके से डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल्स के लिए भी काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, नंबर में हम क्या करते थे, हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते थे। तो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स में क्या होगा, हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, राइट। तो यहाँ पे चलो अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट कह रहा है कि if px and gx are two polynomials,
अगर px और gx दो पॉलिनोमियल है विथ gx नॉट इक्वल टू 0, जिसमें gx का वैल्यू 0 नहीं है, देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स qx एंड rx। तो हम लोग दो पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, एक qx और एक rx, सच दैट px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। और वो सब कैसे रिलेटेड होंगे एक दूसरे के साथ? तो px का जो वैल्यू होगा वो gx इंटू qx प्लस rx के बराबर होगा। अब आपको क्या देखना है गाइस? आपको देखना है कि इसमें जो rx है ये एक्चुअली में क्या होता है? तो ये होता है मेरा रिमाइंडर। ये rx क्या होता है? ये होता है मेरा रिमाइंडर। अच्छा, ये gx जो है, सॉरी ये qx है। अच्छा, qx में आप q लेटर से तो पहचान ही जाओगे ना। qx में q लेटर क्या क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेगा, rx में ये जो r लेटर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिमाइंडर को। रिमाइंडर को। ठीक है, अब क्या बचा? अब बचा px बचा और gx बचा। ठीक है, तो यहाँ पे ये px क्या होगा? तो इस px को बोला जाएगा डिविडेंड, px को बोला जाएगा डिविडेंड और इस gx को बोला जाएगा डिवाइजर। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए वही चीज को लिखा गया है, px हमारा डिविडेंड है, gx हमारा डिवाइजर है, qx हमारा क्वोशिएंट और rx हमारा रिमाइंडर। तो कैसे रिलेटेड है सारे पॉलिनोमियल? वही डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में रिलेटेड है। अच्छा गाइस, जब आप यहाँ पे डिवाइड करते थे नॉर्मल नंबर्स, यहाँ पे देखिए दोबारा से, तो जब 15 से डिवाइड किए थे तो हमारा रिमाइंडर 0 से लेके 14 के बीच में आया था, और मेन इंपॉर्टेंट चीज हमारा रिमाइंडर 15 से कम था। तो इसी तरीके का एक रिलेशन यहाँ पे भी लागू होता है, बट वो रिलेशन को हम बात कैसे करते हैं? हम उसके डिग्री के टर्म्स में बात करते हैं। हम बोलते हैं कि जब आप डिवीजन कर रहे हो एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो, तो जो आपको रिमाइंडर आया ना rx वाला जो पॉलिनोमियल आया है, उस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा, rx रिमाइंडर वाला पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा, वो आपका डिवाइजर वाला डिग्री से छोटा होगा। वो आपका डिवाइजर वाला डिग्री से छोटा होगा। मैं एक क्वेश्चन के हेल्प से इसको और अच्छे से समझाऊंगा। अभी फिलहाल हम स्टेटमेंट पे फोकस करेंगे कि डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल कहता क्या है। तो वो सिंपली ये कहता है कि अगर आप एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो तो आपको एक क्वोशिएंट मिलेगा जिसको qx से रिप्रेजेंट करेंगे, एक rx, एक रिमाइंडर मिलेगा जिसको rx से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये चारों पॉलिनोमियल कैसे रिलेटेड होंगे? तो ये रिलेटेड होंगे px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। इसमें से जो rx वाला जो रिमाइंडर वाला पॉलिनोमियल है, उसकी खासियत ये होगी कि उसका जो डिग्री होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल है तो डिग्री आपको पता है कैसे निकालते हैं, तो जो रिमाइंडर वाला जो पॉलिनोमियल का डिग्री होगा वो डिवाइजर वाला पॉलिनोमियल का डिग्री से छोटा रहेगा हमेशा। ठीक है ना, हमेशा छोटा रहेगा। और इसी रिजल्ट को बोला जाता है क्या? इसी रिजल्ट को बोला जाता है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो कल को अगर मैं आपसे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर px इज इक्वल टू qx इंटू gx प्लस rx, जिसमें px को gx से डिवाइड किया गया तो हमको qx और rx मिला है। क्या ये स्टेटमेंट यहां तक क्लियर है ऑल द यस स्टूडेंट्स? सर। यस सर। यस सर। अगर क्लियर है तो जल्दी से एक बार हैंड रेस करके कंफर्मेशन दे दो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा कितने लोग नहीं सुन रहे हैं। अभी आधे लोगों ने हैंड रेस नहीं किया हुआ है। क्या दिक्कत हो रही है? अवनीश, आकाश, आयुष, किशोर? तरन, रोशनी, क्लियर है? तो मोर देन 50%, कुछ लोगों के चैट में यस आए हैं, कुछ लोगों का यहां आया है। चलो ठीक है, किसी ने भी अभी तक कोई दिक्कत नहीं बोली है तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेस। अब एक क्वेश्चन के हेल्प से इसको समझते हैं, ठीक है ना? एक क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम। हाँ आकाश, कुछ पूछना है क्या आपको? नहीं, ओके। तो अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग px by gx as given below। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था?
क्वेश्चन कह रहा है कि जो px है उसको डिवाइड किया जा रहा है किससे, उसको डिवाइड किया जा रहा है gx से, और हमको उसके बाद क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है क्वोशिएंट और हमको फाइंड आउट करना है रिमाइंडर। हमको फाइंड आउट करना है क्वोशिएंट और हमको फाइंड आउट करना है रिमाइंडर, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म करेंगे। अगर क्लास 8 में फैक्टराइजेशन चैप्टर करे हुए हो या क्लास 9 में पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़े हुए हो, तो अभी जो मैं चीज करूंगा ना, जो मैं डिवीजन करूंगा वो आपको ऑलरेडी आता होगा। लेकिन जिनको नहीं आता, ठीक है ना, अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, आई एक्चुअली वांट टू डिवाइड, मैं एक्स क्यूब माइनस माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, मैं इसको डिवाइड करूंगा किससे, मैं इसको डिवाइड करूंगा x² माइनस 2 से, ठीक है। कितनों लोगों को याद है, अंकित ने हैंड रेज किया है? यस अंकित बोलो। सर इसमें मेन तो एक्स क्यूब को कटाना रहता है ना? हाँ मतलब वही कहीं ना कहीं वही प्रोसेस है। कितने लोगों को प्रोसेस याद है, एक बार हैंड रेज कर सकते हो? मैं जानना चाहता हूँ आपको क्या पता है प्रोसेस के बारे में। हाँ आकाश एक बार बताओ। सर इसमें सबसे पहले हम लोग एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे x² माइनस 2 से, उसके बाद जब वो कट जाएगा फिर हम लोग 3x² के ऊपर फोकस करेंगे, उसके बाद फिर Very good. 5x और फिर Perfect. 3 के ऊपर फोकस करके हम लोग उसको आंसर निकालेंगे। वेरी गुड। अच्छा कहाँ पे रुकते हैं हम लोग ये बताओ। एक पॉइंट होता है ना जहाँ पे आपको पता चलता है कि इससे आगे हम डिवीजन नहीं कर पाएंगे, कहाँ पे कैसे पता चलता है? सर जब लास्ट में 0 आ जाए। हमेशा 0 आएगा जरूरी तो है नहीं आकाश, क्योंकि 0 आने का मतलब सर तो जब डिग्री फैक्टर हो कम, गया। यस फराज बोलिए फराज। सर जब डिग्री कम होता है रिमाइंडर का। एग्जैक्टली हमको कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ पे रुकेंगे? जब मैथ्स में डिवीजन करते हो गाइस, तो जब 15 से डिवाइड कर रहे होते हो और नंबर जब 15 से कम आता है तभी आपको पता चलता है ना कि वो आ गया मेरा रिमाइंडर, और हम वहां पे रुकते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी तो एक पॉइंट होना चाहिए जहां पे हम पहचान पाए कि हमको कहाँ पे रुकना है, राइट। तो वो चीज को चलो, और जिनको नहीं आता डोंट वरी एट ऑल, मैं प्रोसेस को यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हो सकता है 5 से 10 मिनट लगाऊंगा मैं, तो ध्यान से सुनिएगा। जहां दिक्कत होगा इंस्टेंटली अनम्यूट करके पूछना, मैंने ऑप्शन हटा रखा है, कोई भी कभी भी अनम्यूट कर सकता है, ठीक है ना। तो जहां दिक्कत होगी इंस्टेंटली अनम्यूट कीजिएगा और पूछिएगा। तो चलो सुनो, प्रोसेस कहता है कि इस डिविडेंड में सबसे बड़ा डिग्री वाला टर्म कौन सा है, तो डिग्री मतलब होता है वेरिएबल के ऊपर सबसे हाईएस्ट पावर। तो यहां पे सबसे ज्यादा पावर मेरे को दिख रहा है यहां, और डिवाइजर पे आ जाओ, डिवाइजर पे सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म कौन सा दिख रहा है, तो सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म दिख रहा है x², ठीक है। तो आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए, आपका पहला काम होगा x³ को x² से कटाओगे, x³ को x² से कटाओगे, कैंसिल करने की कोशिश करोगे, ठीक है। अब ये कैंसिल, ये डिवीजन कैसे होगा, बहुत इजी है यार। आप x³ अपॉन x² कर रहे हो, दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर्स को क्या होना चाहिए, पावर्स होना चाहिए सब्ट्रैक्ट। तो पावर हो गया 3 माइनस 2 हो गया 1, तो ये जो 1 आया ना, ये आपका कहने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। तो मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, और अब आपको क्या करना है, आप इस x को, क्वेश्चन का जो पार्ट आया है ना, उसको मल्टीप्लाई करोगे डिवाइजर के साथ, क्वेश्चन के पार्ट को मल्टीप्लाई करोगे डिवाइजर के साथ। तो देखो x को जब x² के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x को x² के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा x का क्यूब मिलेगा, एंड -2 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब क्या मिलेगा, तो -2 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा -2x। अब -2x को हमने कहाँ देखा, देखो कहाँ पे लिखा है, मैंने उसको x वाला टर्म के नीचे लिखा है, ठीक है ना, मैंने उसको x वाला टर्म के साथ नीचे लिखा हुआ है।
अगर किसी को नहीं समझ में आया कि ये कैसे किए तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ क्या किए हम लोग, यहाँ पे जो डिवाइजर था उसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट के साथ। ये क्या था, ये था मेरा क्वेश्चन, और सॉरी ये क्या था, ये था मेरा डिवाइजर, और ये क्या था, ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट। ठीक है ना। तो पूरा प्रोसेस को लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। क्या था पहला स्टेप, हम डिविडेंड में सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म देखे थे, वो एक्स क्यूब था। फिर हमने क्या किया, हम डिवाइजर में सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म पे गए, वो एक्स स्क्वायर था। तो हमने एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया। तो जब दो चीजों को डिवाइड करते हो जिनका बेस सेम होता है तो वहां पे पावर सीधा सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो x का बेस है, पावर हुआ 3 - 2 बन गया 1। तो x का और 1 आपका पहला क्वेश्चन का कह सकते हो, जो क्वेश्चन आएगा ना उस क्वेश्चन का पहला हिस्सा है। और अब आप आगे क्या करोगे, तो क्वेश्चन के पहले हिस्से को डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखोगे। तो वो लिखा हमने। इसके बाद आप करते हो साइन चेंज। क्या करते हो इसके बाद, साइन चेंज। तो जो भी आपने लिखा था, जहां प्लस होगा उसको माइनस में चेंज करते हो, जहां माइनस होता है उसको प्लस में चेंज करते हो। तो जैसे यहाँ माइनस था, सॉरी यहाँ प्लस था तो उसको माइनस में चेंज किए, और यहाँ पे माइनस दिख रहा है तो इसका उल्टा हो गया प्लस, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस में चेंज किए। ठीक है ना, यहाँ प्लस में चेंज किए। उसके बाद कैंसिलेशन होती है, हमेशा कैंसिलेशन होती है। तो जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और बाकी चीजों को आप लिखोगे, मतलब जो भी बचा हुआ पार्ट है उसको लिखोगे दोबारा। तो कहने के लिए ये जो -3x² दिख रहा है ये सीधा नीचे उतर जाएगा। तो -3x² सीधा नीचे उतर गया। ये जो -3 दिख रहा है ये भी सीधा नीचे उतर गया, ये -3 भी सीधा नीचे उतर गया। बचा ये x वाला टर्म। तो x वाला टर्म में ऊपर आपको दिख रहा है +5x, नीचे इस प्लस के कारण ये +2x बन गया होगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, +5x + 2x कितना हो गया टोटल, वो हो गया +7x। ये हो गया टोटल +7x। ठीक है, निहारिका ने सॉल्व कर लिया है, वेरी गुड निहारिका। अब ये मेरे पास क्या आया, ये कह सकते हो कि ये मेरे पास नया डिविडेंड आया। क्या आया ये मेरे पास नया डिविडेंड आया। तो हमने पहला स्टेप करने के लिए जो जो प्रोसेस को फॉलो किया था उसी सेम प्रोसेस को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। क्या करेंगे, पहला स्टेप लिखने के लिए हमने जो जो प्रोसेस को फॉलो किया था ना उसी प्रोसेसेस को अभी भी आगे फॉलो करेंगे और मेरा काम हो जाएगा। तो देखो कैसे, यहां पे सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म कौन सा है, तो दैट इज आवर -3x²। ये कौन सा है, अपना -3x²। ठीक है, तो -3x² को अब आप किसके साथ डिवाइड करोगे, आप डिवाइड करोगे डिवाइजर के सबसे ज्यादा डिग्री वाले टर्म से। तो डिवाइजर में सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म कौन सा है, वो मेरा x² है। तो अब आप फिर से रफ में क्या करोगे, आप करोगे यहाँ पे -3x² डिवाइडेड बाई x²। तो अब इसको जब कैंसिल करोगे तो क्या होगा कि x² कट जाएगा, बेस भी सेम है पावर भी सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा -3, एंड ये क्या हो गया, ये जो -3 आया ये अब आप कह सकते हो कि क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। तो मैं इसको लिख देता हूं सेकेंड क्वेश्चन पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन कहां लिख रहा था मैं, क्वेश्चन को यहां लिख रहा था, तो यहाँ पे आप -3 भी लिखेंगे। ठीक है, और जब क्वेश्चन हमने पहला क्वेश्चन लिखा था x, उसके बाद क्या किया था, ये देखो यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे हमने डिवाइजर को फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट के साथ मल्टीप्लाई किया था। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो करेंगे, यहाँ पे भी सेकेंड क्वेश्चन पार्ट को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब कि ये जो -3 है ये -3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा x² - 2 के साथ, ये मल्टीप्लाई होगा x² - 2 के साथ। तो x² - 2 इंटू -3। ठीक है ना, और ये आप कहां पे लिखोगे, अब इसको लिखोगे यहां पे। ठीक है, यहां पे। तो चलो करते हैं मल्टीप्लाई। -3 देखो ये कितना आया, इधर कर लो, -3 × x² कितना हुआ, -3x²।
अच्छा -3 इंटू -2 कितना हो गया? तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 6। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लिखेंगे -3x², उसके बाद लिखेंगे +6। अब +6 को मैं किसके नीचे लिखने की कोशिश करूंगा? नंबर के नीचे लिखूंगा, ठीक है ना, नंबर के नीचे लिखूंगा। सो फिर से वही लाइन बनाया और अब साइन चेंज करेंगे। तो साइन चेंज करने के टाइम पे क्या लॉजिक बताया था मैंने कि हम जब मल्टीप्लाई वगैरह करके लिख रहे होते हैं तो साइन पलटता है, मतलब कि माइनस होता है तो प्लस। तो जैसे यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो जाएगा। तो अब ये -3x² था और ये +3x² बन गया, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। और ये जो +7x दिख रहा है, ये +7x नीचे उतर जाएगा सीधा, ये +7x ऐसे के ऐसे नीचे उतर जाएगा। और यहाँ पे क्या था? -3 -6, ऊपर -3 था और ये -6 बन गया, तो -3 -6 कितना हो गया? वो हो गया -9, वो हो गया -9। तो ये मेरा अगला स्टेप आ गया। अब मेरे को यहाँ पे रियलाइज करना होगा कि मैं इसके आगे नहीं जा सकता, मतलब यहाँ पे एक और स्टेप पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि ये मेरा अभी एक तरीके से रिमाइंडर की तरह काम करेगा, और इस रिमाइंडर में क्या दिखेगा, कैसे पता चलेगा कि ये मेरा रिमाइंडर है? हमको कैसे पता चला कि ये वाला रिमाइंडर नहीं था? हो सकता है ना आपके दिमाग में आया हो कि सर आपको कैसे नहीं पता चला ये वाला रिमाइंडर है। तो उसका छोटा सा लॉजिक है। छोटा सा लॉजिक क्या है? ये रिमाइंडर का डिग्री कितना दिख रहा है आपको? कोई भी बताओ, रिमाइंडर का डिग्री कितना? सर 1 है। 1 है। और वन है सर। सर 1। हाँ ठीक है। और डिवाइडर एक ने जो 1 बोल दिया ना, और बाकी फिर दोबारा 1 क्यों बोलोगे? एक ने डिग्री अगर 1 बोल दिया, सुन लियो तो बस चुप। दूसरा क्या कहते हैं, अब डिवाइजर का डिग्री देखो कितना है? डिवाइजर का डिग्री है 2। तो अभी क्या होता है कि जब हम आपको ये बता रहे थे, डिवीजन एल्गोरिथम बता रहे थे, तो ये वाली चीज जो थी ना, डिग्री ऑफ Rx इज लेस देन द डिग्री ऑफ Gx। तो Rx हमारा रिमाइंडर होता था, Gx हमारा डिवीजर होता था। तो जब आप ये देख लेते हो कि आपका रिमाइंडर का डिग्री आपका डिवीजर का डिग्री से कम है, आप वही रुक जाओ, वही आपका रिमाइंडर होने वाला है। तो हमने शुरुआत जब किया था तो हमको डिग्री कितना दिखा था? हमको डिग्री दिखा था 3, और डिवाइजर का डिग्री कितना था? 2 था। तो अभी डिग्री ज्यादा था ना। फिर सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? सेकेंड स्टेप में था -3x², इस पे डिग्री था 2 और डिवाइजर का भी डिग्री था 2, तो दोनों जगह पे डिग्री 2 था, सेम था, इसीलिए हम यहाँ पे किए थे। लेकिन यहाँ पे आगे हम क्यों रुक गए? क्योंकि अब यहाँ पे डिग्री है 1 और डिवाइजर का डिग्री है 2। तो क्यों हम यहाँ पे बोलेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन होगा, हमारा जो क्वेश्चन है, दैट क्वेश्चन विल बी व्हाट? x -1? Yeah, it is x -1. Oh, sorry, it's not x -1, it's x -3. X -3. And my remainder is 7x -9. ठीक है। और जो दूसरी चीज हमें ऑब्जर्व करने के लिए थी, दैट डिग्री ऑफ रिमाइंडर is less than degree of divisor. Degree of remainder is less than degree of divisor. क्योंकि रिमाइंडर का डिग्री कितना आया गाइस? रिमाइंडर का डिग्री था 1 और डिवाइजर का डिग्री कितना था? वो था 2। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि ये मेरा रिमाइंडर आ गया है। Is this clear to everyone? कौन सा Yes, sir. कोई पार्ट अगर किसी को नहीं समझ में आया है, एक बार अनम्यूट करके पूछो कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया। मैंने वैसे इसका प्रॉपर सॉल्यूशन भी डाला हुआ है अगले स्लाइड में, ये देख सकते हो। ये डिवीजन, यहाँ पे वो डिवीजन है, और ये देखो ये लाइन को पढ़ो। वी स्टॉप हियर सिंस, हम यहाँ पे रुक गए। कहाँ पे? इधर रुक गए हम लोग, बिकॉज द डिग्री ऑफ 7x -9 is less than the degree of
एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये तो मेरा डिवाइजर था, ये मेरा डिवाइजर था, ठीक है। तो इसका डिग्री जो है इसके डिग्री से कम था तो इसलिए रुक गए। तो ये मेरा इसलिए क्वेश्चन बन गया, ये मेरा क्वेश्चन बन गया, ये मेरा रिमाइंडर बन गया। और ये क्या है, ये वेरिफिकेशन है, ये वेरिफिकेशन है। किसका वेरिफिकेशन है, डिवीजन एल्गोरिथम का। जब हम क्वेश्चन इनटू रिमाइंडर, क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर मल्टीप्लाई किया ना क्वेश्चन और डिवीजर को, और फिर उसमें रिमाइंडर जोड़ दिया, तो हमारे पास क्या आया, डिविडेंड आया। जैसे मैं आपसे तब पूछ रहा था ना, यहाँ पे मैं आपसे यहाँ पे पूछ रहा था कि अगर हम 2 इंटू 15 प्लस 13 करते तो क्या हमको डिविडेंड मिल रहा था, तो आपने यस बोला था 43। तो जिस तरीके से यहाँ पे वेरिफिकेशन किए हो, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी वो वेरिफिकेशन किया गया है। अवनीश एक क्वेश्चन आपको दूंगा करने के लिए, एक क्वेश्चन दूंगा आपको करने के लिए। युवराज एक दो मेथड और है, एक दो मेथड है नेट वगैरह पे, क्या लोग मतलब बेवकूफ बनाने के लिए वो मेथड बताते हैं। पर्सनली अगर मेरे से पूछोगे तो मुझे दूसरा मेथड और इस मेथड में कुछ ज्यादा टाइम का अंतर नहीं दिखता है। मान लो कि इस मेथड में और उस मेथड में कोई अगर 5 से 10 सेकेंड ही सिर्फ बचा पा रहा है, और ये आपके पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन होगा, तो 10 सेकेंड के लिए एक और मेथड पे हम 10 मिनट लगाए क्या, नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये बहुत इजीली सब समझ में आ जाता है। क्या कह रहे हो युवराज, समझा नहीं मैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करे तो उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर गाइज आप सबको प्रोसेस समझ में आ गया, कोई अगर है ऐसा तो प्लीज बेझिझक होकर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर कोई पार्ट में दिक्कत हुई है तो कोई स्टेप अगर आपको नहीं समझ में आया, स्टेप पूछो, डाउट क्लियर करो, बिकॉज अगला क्वेश्चन आपको करना है, तो उस टाइम पे गलती नहीं होनी चाहिए ना। बताओ कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया। एनीवन? ओके, तो सबको समझ में आया हुआ है, चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं फिर इस हिसाब से। और ये क्वेश्चन जल्दी से आप लोग करो, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। आप अपना आंसर चैट बॉक्स में दे सकते हो।
पेपर आईडी का सो अभी फराज, निहारिका, आयुष, इनके आंसर्स आए हुए हैं। अंकित गलत है थोड़ा सा, अंकित थोड़ी सी गलती है और आपको क्वेश्चन भी बताना है, ठीक है। निहारिका मेरे ख्याल से थोड़ी सी गलती हुई है आपसे भी, मुझे लग रहा है थोड़ी सी गलती की हो। चेक करो एक बार, अपने प्रोसेस को चेक करो। अंकित रिमाइंडर तो ठीक है आपका, रिमाइंडर ठीक है, रिमाइंडर ठीक है। क्वेश्चन बताओ। निहारिका आपका रिमाइंडर क्वेश्चन दोनों में गलती है। फराज ठीक है, क्वेश्चन तो रिमाइंडर ठीक है। सुमित रिमाइंडर सही है। क्वेश्चन बताओ क्या आया है, चैट में बताओ, अनाउंस मत करना। आयुष थोड़ी सी गलती है, मतलब क्वेश्चन पे ना एक टर्म के आगे प्लस लिखे उधर माइनस होना चाहिए, उसी के कारण रिमाइंडर में भी गलती हो गया है। चेक करो आयुष। सर भेज दिए। अंकित उसमें थोड़ी सी गलती है, क्वेश्चन में गलती है। सुमित वेरी गुड यार, वेरी गुड सुमित, क्वेश्चन सही है। तो अभी तक सुमित और फराज ने सही आंसर दिया है प्रॉपर तरीके से, मतलब क्वेश्चन तो रिमाइंडर दोनों सही बताया। बाकी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करो। ये आपके टॉपिक का आखिरी कॉन्सेप्ट है पहले चैप्टर का। मिस करना चाहते हो क्या? आकाश थोड़ी सी गलती है, चेक करो आकाश, क्वेश्चन रिमाइंडर दोनों में थोड़ी गलती है। रागिनी थोड़ी सी गलती हो रही है उसमें, चेक कीजिए कहां पे गलती हो रही है। निहारिका स्टिल थोड़ी सी गलती है। रागिनी रिमाइंडर गलत है, क्वेश्चन गलत होगा रागिनी तो रिमाइंडर भी गलत ही आएगा, राइट। चेक करो अपने स्टेप्स को, चेक करो, पता करो कहां पे गलती हो गई। और कौन कौन है जो लोग नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं बिल्कुल भी? अवनीश, आयुष, किशोर, किशोर आज एकदम शांत हो, क्या हो गया? कंगना आंसर आया नहीं अभी तक आपका भी। नितिन, राहुल, राहुल बड़े शांत रहते हो राहुल, ऑनलाइन में तो एटलीस्ट थोड़ा सा रिस्पॉन्स ज्यादा करना चाहिए, उससे आपको भी थोड़ा इंटरेस्ट बना रहेगा। तरन शांत बैठे हुए हो आज एकदम। रश्मि आपका भी कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है। अंकित लास्ट वाला जो लिखे हो ना, लास्ट टर्म जो लिखे हो उसमें गड़बड़ है थोड़ा। निहारिका इट्स स्टिल चेक करो। आई थिंक आपको अच्छा खासा टाइम दे दिया वैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। मैं सॉल्यूशन दिखाता हूं आपको, ठीक है, सॉल्यूशन दिखाता हूं और उस पर डिस्कशन करता हूं ताकि आपको अपना स्टेप कहां पे गलत हो रहा है वो पता चले। तो देखो, दिख रहा है सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे,
तो सबसे पहला स्टेप क्या होता था, याद करो, इसको इसके साथ डिवाइड करोगे, x टू द पावर 4 को इसके साथ डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, क्वेश्चन का पहला पार्ट है, क्वेश्चन का पार्ट आ गया ये। तो देखिए इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, राइट। फिर अब आप इस एक्स स्क्वायर को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करो, इस एक्स स्क्वायर को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करो, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो गया एक्स टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स हो गया माइनस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 1 हो गया प्लस एक्स स्क्वायर। फिर हम करते हैं साइंस को रिवर्स, तो इधर प्लस था तो माइनस हो गया, इधर माइनस था तो प्लस, और इधर प्लस था तो माइनस हो गया। इसमें आप देखोगे कि ये कैंसिल हो चुका है, ठीक है। उसके बाद ये जो प्लस एक्स क्यूब है, ये प्लस एक्स क्यूब अब सीधा यहाँ पे उतर गया। फिर ये देखो, ये इसके साथ पहले माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हुआ, ये हो गया माइनस 4x स्क्वायर। अब ये माइनस 4x स्क्वायर यहाँ उतर गया, और ये ऐसे सीधा उतर गया, और ये सीधा ऐसे उतर गया। अब बचा क्या, अब बचा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसमें सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म अभी कौन सा है, तो सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म अब दिख रहा है मेरे को एक्स क्यूब, और यहाँ पे तो अभी भी एक्स स्क्वायर है। तो अगली चीज आपको क्या करनी होती है, आप एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, आपको मिलेगा एक्स। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन पार्ट कह सकते हो, सेकेंड क्वेश्चन का पार्ट कह सकते हो। तो इसीलिए आप देखो यहाँ पे प्लस एक्स लिखा गया है, और अब आप ये प्लस एक्स को क्या करोगे, पूरा डिवाइडर के साथ मल्टीप्लाई, प्लस एक्स को पूरा डिवाइडर के साथ मल्टीप्लाई, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, इधर एक्स क्यूब आ गया, x इंटू माइनस एक्स, इधर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, x इंटू 1, इधर प्लस एक्स आ गया। और फिर साइंस को रिवर्स करोगे तो जहां प्लस था उधर माइनस, और जहां माइनस था उधर प्लस हो गया। तो इससे हमको देखने को मिला कि ये कैंसिल हो गया है। अब माइनस 4x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर बनता है माइनस 3x स्क्वायर, तो इसीलिए ये माइनस 3x स्क्वायर यहां दिख रहा है। फिर 4x और माइनस एक्स, भले ही आपको इधर प्लस एक्स दिख रहा है, लेकिन ये देखो इधर साइन चेंज हुआ था ना, तो 4x माइनस एक्स कितना हुआ, ये हो जाएगा अब प्लस 3x, और ये 5 तो सीधा उतर गया, 5 सीधा नीचे उतर गया। तो यहां मिला माइनस 3x स्क्वायर, यहां मिला प्लस 3x, और यहां मिला प्लस 5। अब यहाँ पे आप क्या प्रोसेस लगाओगे, सेम प्रोसेस। इसमें अभी भी इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 2, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है, और क्वेश्चन में भी हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है, तो अभी भी दोनों का डिग्री सेम है, दोनों का डिग्री सेम है। तो अभी भी एक और बार स्टेप किया जा सकता है, एक और बार प्रोसेस को फॉलो किया जा सकता है। तो अब आपको देखो यहीं पे लोग गलती करते हैं, माइनस 3x स्क्वायर था, उसको आप किससे डिवाइड करना चाहते हो, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना चाहते हो, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो कट गया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो कट गया, तो क्या बचा, बचा -3, -3 बचा, तो ये क्या बन गया, ये बन गया अब आपका थर्ड क्वेश्चन पार्ट, ये बन गया अब आपका थर्ड क्वेश्चन पार्ट। और अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, तो ये आया, साइन चेंज किए हो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 5 + 3 8, और ये 8 हमारा क्या हुआ, ये 8 यहाँ पे रिमाइंडर हो गया। कैसे पता चला कि ये रिमाइंडर है, बिकॉज इसका डिग्री 0 होगा, इसका डिग्री 0 होगा ना, और डिग्री 0 हो गया तो डिवाइजर का डिग्री से छोटा निकल गया, और जब डिवाइजर का डिग्री से छोटा निकलता है तो हमको पता चल जाता है कि हमको यहीं पे रुक जाना है, पता चल जाता है हमको कि यहीं पे रुक जाना है। डिवाइजर ही गलत लिख रही थी, कोई नहीं, चलो ध्यान रखना इस चीज को। आई होप सबको ये प्रोसेस एकदम क्लियर हो गया होगा। अभी किसी को कोई दिक्कत है तो अनम्यूट करके पूछे, कोई स्टूडेंट को यहाँ पे कोई दिक्कत तो अनम्यूट करके पूछे, एनीवन? ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, दे रहा हूँ क्वेश्चन दे रहा हूँ। चलो अब क्वेश्चन से पहले आप चलते आपके मॉड्यूल पे, चलते हैं आपके मॉड्यूल पे, जस्ट गिव मी 1 मिनट।
आपके पास आपका मॉड्यूल है, एनसीईआरटी और अवंती का मॉड्यूल रखे हो सामने ना? मैं उसी में से एक दो क्वेश्चन देता हूँ, उन क्वेश्चंस को आप अभी सॉल्व करोगे, ठीक है? हाँ हाँ जरूर। ओके, तो आ जाओ स्टूडेंट, एनसीईआरटी से शुरू करते हैं। आप इसमें करो चलिए एक इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे और एक इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे। चलो जल्दी से, दो क्वेश्चन दिया है मैंने, मैं आपको टाइम दूंगा 8 मिनट का, 4 मिनट्स पर क्वेश्चन, मोर देन एनफ टाइम होगा। 5:19 हो रहा है, 5:27 तक का टाइम है आपके पास। हरी अप, प्रोसेस पे ध्यान होना चाहिए। अगर ये दो क्वेश्चन आपसे सही हो जा रहा है, इसका मतलब आपके माइंड में प्रोसेस क्लियर है। प्रोसेस क्लियर है तो फिर अगली बार से स्पीड को बढ़ा सकते हो। अंकित बहुत जल्दी नहीं कर दिया आपने इस क्वेश्चन को, हैं? दो दो केसेस है, या तो आपको ऑलरेडी आंसर पता था, तभी हो सकता है, क्योंकि अभी जस्ट क्वेश्चन दिया मैंने, 10 सेकंड के अंदर सॉल्व तो नहीं हो सकता इतनी जल्दी है। तो गलत है, क्वेश्चन गलत है आपका। अभी मैंने टाइम दिया था ना, गलत है, टाइम दिया मैंने 4 मिनट का, ताकि आप अपने मेथड पे काम करो, आंसर गलत है। अच्छा 3 नंबर क्वेश्चन मेरे से पूछे थे, उसको छोड़ के 2 का फर्स्ट करो, फिर 2 का फर्स्ट करो। वेरी गुड। सेकेंड वाले में आपसे गलती बस ये हो सकती है कि वहां 2 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, आप उसको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख लो। 2 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं कि ज्यादा डिग्री वाले टर्म को पहले लिखते हैं और फिर डिवाइड करो, देखो आपसे सही हो जाएगा। अभी आकाश और फराज ने जस्ट आंसर दिया है पहला क्वेश्चन का, और दोनों ने सेम आंसर दिया हुआ है, तो आई थिंक दोनों ने सही किया होगा प्रोबेबली।
No response from the girls. स्टूडेंट्स लीव कर रहे हैं, अभी घर पे फोन करवाता हूँ। ओके, सो आई स्टार्ट डिस्कसिंग द आंसर। पहला क्वेश्चन का आंसर मैं शुरू करता हूँ, बिकॉज इट्स 5:26 हो ही चुका है। So the first question is exercise 2.3 था ये, 1 का थर्ड, जिसमें कि px क्या दिया हुआ है? px दिया हुआ था x to the power 4 minus 5x plus 6, x to the power 4 minus 5x plus 6, ये किससे डिवाइड हो रहा है? ये रेडमी कौन है भाई? अनम्यूट करो खुद को। कौन है ये रेडमी? रिनेम कर लो चुपचाप। और ये डिवाइड हो रहा था 2 माइनस एक्स स्क्वायर से, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब वाला टर्म मिसिंग है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिसिंग है। तो ऐसे केसेस में लोगों की गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को अगर आप सही कर लेते हो तो आप डिवीजन की कोई भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। इट्स x to the power 4 माइनस, मैं थोड़ा सा गैप छोड़ता हूं। अब यहाँ पे गैप छोड़ता हूं क्यों? वो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर वाला टर्म को एडजस्ट करने के लिए, प्लस 6, और ये डिवाइड हो रहा है किससे? स्टैंडर्ड ऑर्डर में लिखते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। जो ज्यादा डिग्री वाला टर्म होता है ना, उसको हम लिखते हैं पहले,
ज्यादा डिग्री वाला जो टर्म होता है उसको हम पहले लिखते हैं, ठीक है। सो उस हिसाब से अब यहाँ पे हमको पहला स्टेप के लिए क्या करना होगा, पहला स्टेप के लिए हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म है डिविडेंड में x⁴ और क्वोशिएंट में है -x²। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे इस माइनस को लोग क्या करते हैं, लोग x⁴ डिवाइडेड बाय x⁴ करते हैं, ठीक है, और वो निकालते हैं x² और कहते हैं कि ये क्वेश्चन का पहला पार्ट x² होगा, लेकिन यहीं पे गलती हो जाती है। इस बार उस x² के आगे माइनस का साइन दिख रहा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे भी उसके कारण माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब आपका क्वेश्चन का पहला पार्ट बनने वाला है। एंड नाउ -x² इंटू -x² कितना हो गया, x⁴ हो गया, और +2 इंटू -x² कितना हो गया, वो आपका +2 इंटू -x² कितना हो गया, वो आपका -2x² हो गया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, वी डू द साइन चेंज, तो ये माइनस, ये प्लस का माइनस होगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये कट गया। फिर यहाँ पे 2x², यहाँ पे 2x² हुआ, यहाँ पे -5x हुआ, ठीक है, 2x² -5x + 6। अब बेसिकली क्या होगा गाइस, ये ऐसे ही उतर जाएगा और ये ऐसे ही उतर जाएगा। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा डिग्री किसका दिख रहा है, x² वाला जो टर्म है। अब वहां पे क्या दिख रहा है हमको, वहां दिख रहा है 2x², वहां दिख रहा है 2x², और अपना डिवीजर में क्या है, डिवीजर में -x² है, तो x² तो कट गया, ऊपर नीचे से x² कट गया, लेकिन -2 अभी भी बचेगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपका सेकेंड पार्ट आएगा -2, सेकेंड पार्ट हुआ -2, एंड नाउ -2 इंटू -x² विल गिव मी +2x² एंड +2 इंटू -2 विल गिव मी -4। और अब यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, और ये कैंसिल हुआ। अब ये -5x जो है ना, ये ऐसे ही नीचे उतर जाएगा, तो ये -5x आया। यहाँ पे 6 + 4 बन गया 10, 6 + 4 बन गया 10। अब आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि क्या मैं आगे यहाँ पे डिवीजन को आगे चलूं, इसी प्रोसेस को फॉलो करूं, या फिर यहाँ रुक जाऊं। तो वो कैसे पता चलेगा, अगेन यू विल डिसाइड बेस्ड ऑन द डिग्री। रिमाइंडर का डिग्री कितना आ रहा है, रिमाइंडर में मुझे वहां पे अभी फिलहाल जो एक्सप्रेशन है, जो पॉलिनोमियल दिख रहा है, वहां पे x के ऊपर पावर है 1, तो उसका डिग्री 1 हो गया, जबकि डिवाइजर में पावर 2 चल रहा है, राइट। तो अब इस पॉइंट पे जब हमारा रिमाइंडर का डिग्री और या जब इस एक्सप्रेशन का डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाता है, तभी तो हमें पता चलता है कि वो मेरा रिमाइंडर है, ठीक है ना। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन होगा, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन होगा -x² -2, और मेरा रिमाइंडर होगा -5x + 10, -5x + 10, ठीक है, डन। अंकित क्लियर है, कहाँ जहां भी आपसे गलती हुई थी। ठीक है, आगे बढ़े फिर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सर यू आर म्यूटेड। हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो ये गाइस क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि एक पॉलिनोमियल दूसरा पॉलिनोमियल का फैक्टर है, एनीवन कोई बताएगा कैसे पता चलेगा कि एक पॉलिनोमियल दूसरा पॉलिनोमियल का फैक्टर है।
यस सर, जब वो उसको पूरी तरह डिवाइड कर दे सर, जब एग्जैक्टली रिमाइंडर 0 आ जाए। इंपॉर्टेंट चीज रिमाइंडर 0 आना चाहिए, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तभी जाकर हमको पता चलेगा कि वहां पे मेरा डिग्री जो है वो जो पहला पॉलिनोमियल जो है वो दूसरा पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, राइट। तो इन क्वेश्चन का टारगेट क्या होगा कि जब आपको रिमाइंडर 0 आया, जब आपका रिमाइंडर 0 आया, तब हमको पता चल जाएगा कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल। तब हमको पता चलेगा कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल, ठीक है। आकाश, डाउट इन एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड प्रॉब्लम, पेज नंबर कौन सा है, मतलब एक्सरसाइज बताओ एक बार आकाश। और थोड़ा पहले, हाँ, एक बार इस क्वेश्चन को फटाफट डिस्कस करते फिर आपके डाउट पे आते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, मैं वहां पे लिखूंगा, कोई एक बार अनम्यूट करके मेरे को पूरा पॉलिनोमियल समझाएगा, बोलेगा, ठीक है। चलो कोई भी एक, अंकित आप ही बता दो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पॉलिनोमियल, क्या था पॉलिनोमियल, बता दो जल्दी, बुक से देखकर बता दो। सर t² - 3। हाँ, वो तो t² - 3 आपका वो सेकेंड 2। है। हाँ, हाँ, ऊपर, 2 t का पावर 4 हाँ, प्लस 3 t³ t क्यूब -2² 2t² -2t² -9t -9t -12। -12। थैंक यू। तो वेलकम सर। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये pt जो है ये इससे डिविजिबल है या नहीं है, तो बस अपने को जल्दी से इसको करना है डिवाइड। इसके बाद करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो अब सिंपल सा फंडा है, आप मैक्सिमम लोगों ने कर रखा होगा, 2t⁴ डिवाइड बाई t², तो वहां से मुझे 2t² मिलेगा, और 2t² को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2t⁴ और -3 × 2 तो -6t² हो जाएगा, -6t² हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे यहाँ पे, तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस होगा, बाकियों को नीचे उतारते हैं। 3t³ + 4t² -9t -12, तो 3t³ है, वहां पे t² है, तो डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा +3t मिलेगा, हमें मिला 3t³ -9t। साइन चेंज, इधर माइनस हुआ इधर प्लस हुआ, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या नीचे उतर जाएगा, अब वी विल हैव 4t² -12। इसका डिग्री 2 है, डिवाइजर का डिग्री भी 2 है, मतलब अभी भी एक प्रोसेस, एक स्टेप और तो चलेगा। अब 4t² को t² से डिवाइड करोगे तो +4 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिला 4t² -4 3 = 12। तो फाइनली यहाँ पे साइन चेंज करोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, आ गया 0 0 आ गया। तो फाइनली आप यहाँ पे लिखोगे सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, therefore pt, पहला पॉलिनोमियल pt इज divisible by, और pt is a factor of sorry not pt, सेकेंड पॉलिनोमियल जो है पहला पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो gt is a factor of pt, राइट। तो दिस इज द सिंपल प्रोसेस। उनके सारे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, रिमाइंडर 0 आएगा तो ही फैक्टर होगा, रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो फैक्टर नहीं कहलाएगा, ठीक है। अंकित 3 नंबर क्वेश्चन कौन सा कह रहे हो आप, मैं समझा नहीं, अनम्यूट करके बताओ। एनसीईआरटी का वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हो ना, यस सर। ये वाला कह रहे हो। यस सर, ये फर्स्ट रहा था। हाँ हाँ, ये मैंने अपना अभी स्लाइड में भी रखा हुआ है। सर और मेरा प्रॉब्लम भी वही था। आपका भी यही है, ठीक है। तो अब चलो इसके प्रोसेस पे बात करते हैं, राइट, बिकॉज ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया।
ओके, तो गाइज अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन देखो तो ये मैंने आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 9 पिक किया हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2x पावर 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 if you know that two of its zeros are root 2 and minus 2। ठीक है, तो अब इसमें ना फंडा क्या लगता है कि अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये देखो कितना डिग्री का है, ये डिग्री है 4, ये डिग्री है 4 का। ठीक है, तो इसके मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, मार्क कर लो अपने एनसीईआरटी में भी, यहां भी लिख रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स। मतलब ये आपके एनसीईआरटी के बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है और सीधा 4 नंबर के लिए आता है, 1 2 3 नंबर के लिए नहीं, सीधा 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो हर एक स्टूडेंट को ये प्रोसेस पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो लॉजिक इज, अगर एक पॉलिनोमियल है px, अगर एक पॉलिनोमियल है px, ठीक है ना, और इसका एक जीरो है, इसका एक जीरो है, क्या जीरो है? x इज इक्वल टू a, देन x माइनस a जो होता है, x माइनस a becomes a factor of px, x माइनस a becomes a factor of px। ठीक है, क्या लॉजिक है कि कोई भी पॉलिनोमियल का अगर आपको एक जीरो पता है, कोई भी पॉलिनोमियल का अगर आपको एक जीरो पता है, तो आप वहां से फैक्टर निकाल सकते हो। ये कहीं ना कहीं क्लास 9th में फैक्टर थ्योरम में आपको बताया जाता है, राइट? अभी पूरा फैक्टर थ्योरम जानने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर डिस्कशन करने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस इतना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मान लो एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x और उसका एक जीरो है, x इज इक्वल टू a। ठीक है ना, एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x और उसका एक जीरो है, x इज इक्वल टू a, देन x माइनस a क्या हो जाएगा? x माइनस a विल बी अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, x माइनस a उस केस में क्या हो जाएगा? दैट विल बी अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल से समझ लेते हैं ताकि फिर आप लोग इसको कर पाओ। अगर x इज इक्वल टू 5, एक जीरो दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 5 इज अ जीरो ऑफ px, देन x माइनस 5 बन जाएगा फैक्टर ऑफ px। आपको इतना लिखना आना चाहिए, ठीक है ना, x माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ px, ये होगा। दूसरा, अगर मान लो x इज इक्वल टू 5 की जगह पे, x इज इक्वल टू 5 के जगह पे माइनस 5 लिखा होता है, x इज इक्वल टू माइनस 5 इज अ जीरो ऑफ px, देन यहां पे क्या होगा? माइनस ऑफ माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है ना, यहां पे माइनस ऑफ माइनस 5 हो जाएगा। ध्यान रखना ये चीज, मतलब कि जो भी नंबर दिया हुआ रहता है उसके आगे एक हम माइनस का साइन लगाते हैं, तो नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर था, माइनस लगाए हो और x माइनस ए जैसा बनेगा। लेकिन पहले से अगर नंबर नेगेटिव था, उसके आगे अगर हमने माइनस लगाया तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, x माइनस ऑफ माइनस 5, तो ये हो जाएगा x प्लस 5, ये हो जाएगा x प्लस 5, और ये हो गया x प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ px। इतना लिख पाओगे? हर एक स्टूडेंट ये लिख पाएगा या नहीं, बताओ? लिख लेंगे सर। इतना कर पाओगे सबको ही? यस सर। राहुल, आप कह रहे हो कि आपको वॉइस नहीं आ रही, इमेजेस नहीं आ रहे हैं। मैं एक बार दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देता हूं। अब बताओ कैसा है? अभी अब आ रहा है राहुल? आपने तो अपना वो ऑडियो ऑन करके नहीं रखा हुआ है, आपने अपना ऑडियो ऑन करके नहीं रखा हुआ है, यहां से दिखता है, सबको दिख रहा होगा इनफैक्ट।
आपको शायद जूम चलाना अभी भी नहीं आता, हमारे कोऑर्डिनेटर आपको बता देंगे। हाँ बाकी स्टूडेंट आई बिलीव ये क्लियर है ना, इतना लिख पाओगे कि नहीं? अगर मैं आपको बोल दूं कि कोई भी पॉलिनोमियल का एक जीरो है 5, तो आप लिख पाओगे ना कि x माइनस 5 फिर उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। सिमिलरली अगर एक पॉलिनोमियल का जीरो है -5, तो आपको लिखना आना चाहिए कि फिर उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर x प्लस 5 होगा। अगर आप इतना लिख पाओगे तभी वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ठीक है? उतना आप बस एक वो कर दीजिए। सो अब जैसे कि इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में जीरोस क्या क्या थे? एक जीरो था √2 और एक जीरो था -√2। तो चलो इस क्वेश्चन को अब मैं अगले स्लाइड में सॉल्व करता हूं। इस क्वेश्चन को अब इस स्लाइड में हम करते हैं सॉल्व। सिंस x is equal to √2 is a since x is equal to √2 is a zero of px, therefore x minus √2 क्या हो जाएगा? It will be a factor of px। जो भी वो बड़ा सा पॉलिनोमियल लिखा हुआ था ना उधर, वो उसका फैक्टर हो जाएगा। एंड सिमिलरली since x is equal to -√2 is a zero of p of x, therefore अब यहां पे माइनस लगा हुआ है, ध्यान से समझना। तो ये कहने के लिए आप इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। आप इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओगे तो -√2 का क्या बन जाएगा? +√2 बन जाएगा ना। तो x plus √2 is a factor of px। इसको 1 मार्क कर लेते हैं, इसको 2 मार्क कर लेते हैं। अब 1 में हमको दिख रहा है कि x minus √2 फैक्टर है, 2 में हमको दिख रहा है x plus √2 फैक्टर है, और जो पॉलिनोमियल है वो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। जो पॉलिनोमियल है हमारे पास वो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो आप क्या कर सकते हो उस केस में, आप 1 और 2 में जो फैक्टर्स आए हैं ना, आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। x माइनस √2 पहले से आया था x माइनस √2, अगले से आया था x प्लस √2। इसका जो प्रोडक्ट होगा ये भी फैक्टर होगा किसका? p ऑफ x का। ये भी फैक्टर होगा, इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है? तो ये a² माइनस b² बन जाएगा, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a² माइनस बी, बिकॉज √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा। तो x² माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ, इट इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ओके, कोई दिक्कत यहां तक स्टूडेंट्स? ये उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। ओके दिव्यांशु। निहारिका, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये बड़ा सा पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन कि इस पॉलिनोमियल के हमको जीरोस निकालना है, और इस पॉलिनोमियल का 2 जीरो पहले ही दे रखा है, एक √2 दे रखा है और एक -√2 दे रखा है। मैंने यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की कि अगर मुझे किसी भी पॉलिनोमियल का एक जीरो दिया होगा ना, तो जीरो के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? हम एक फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर इधर देखोगे, मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, x is equal to 5 is a zero of px। तो अगर आप इस 5 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओगे ना, तो ये जो बनता है x minus 5, ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है फैक्टर बन जाता है पॉलिनोमियल का। सिमिलरली अगर x is equal to -5, जीरो दिया हुआ है p of x का, अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं तो -5 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओगे तो क्या बन जाएगा? +5 बन जाएगा। तो ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा फैक्टर अगेन p of x का, मतलब उस पॉलिनोमियल का। तो सबसे पहली चीज ये है कि अगर किसी पॉलिनोमियल का जीरो दिया हुआ है तो हम उस पॉलिनोमियल का जीरो से फैक्टर लिखना हमको आना चाहिए, ठीक है ना? फैक्टर लिखना आना चाहिए। दूसरी चीज, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 जीरोस दिए हुए थे। पहला दिया हुआ था √2, तो वहां से पहला फैक्टर निकल कर आया x माइनस √2 वाला। अच्छा, आप पूछ रहे हो कि x इज इक्वल टू 5 कैसे? ये तो एग्जांपल लिया ना, दिस इज सिंपली एन एग्जांपल। लेट मान लो कि किसी भी एक पॉलिनोमियल का एक जीरो है 5, एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूं।
ठीक है, ये जो फैक्टर थ्योरम वाला स्टेटमेंट ऊपर लिखा हुआ है, इसी स्टेटमेंट का मैंने बस नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है। इज दिस क्लियर? तरनजोत, कोई दिक्कत यहाँ पे? तरन, सिर्फ 3 से 4 स्टूडेंट है जो एक्चुअली में कर रहे हैं क्लासेस, बाकी सब अटेंडेंस के लिए यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो फिर इस हिसाब से यहाँ पे हमने क्या किया, पहले √2 से एक फैक्टर निकाला, फिर -√2 से दूसरा फैक्टर निकाला, और इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमारे पास जो पॉलिनोमियल था, जो क्वेश्चन में पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जो p ऑफ x दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4 डिग्री का, ये दिया हुआ है 4 डिग्री का। और अभी जो हमने यहाँ पे फैक्टर देखा है, ये कितना का है, इसका डिग्री कितना दिख रहा है, इसका डिग्री दिख रहा है 1। तो आप ऐसे केसेस में क्या कर सकते हो, ये 1 डिग्री का है, नीचे भी 1 डिग्री का है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा। वो 2 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होगा वो अभी भी px का फैक्टर ही रहेगा, वो अभी भी px का एक फैक्टर ही कहलाएगा। सिंपल सी बात है ना। अगर मान लो ये तो ऐसा ही हो गया, जैसे मैथ्स में यहाँ पे मान लो 24 है, तो 24 को आप 4 × 6 लिखते हो कि नहीं, तो यहाँ पे 4 भी फैक्टर होता है 24 का, और यहाँ पे 6 भी फैक्टर होता है 24 का, तो 6 × 4 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो भी फैक्टर रहेगा, 6 × 4 का मल्टीप्लीकेशन भी फैक्टर रहेगा, राइट। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी हम लोग लगाते हैं, x - √2 भी फैक्टर है, x + √2 भी फैक्टर है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा x² - 2, उसको भी हम एक फैक्टर बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। और अब इसके हेल्प से आप क्या करोगे, नाउ अब आप करोगे डिवाइड। यस अंकित, पूछिए क्या पूछना है। सर अब 3 नंबर बन जाएगा? 3 बन जाएगा ना, हाँ ठीक Yes, है। sir. मैं स्टिल इसको कंप्लीट कर देता हूँ। ओके। The polynomial is 2x⁴ - 3x³ - 3x², 2 × x⁴ - 3x³ - 3x² + 6x - 2 + 6x - 2। अब इसको हम जल्दी से करते हैं डिवाइड, x² - 2 से। तो डिवाइड करोगे तो सबसे पहले आएगा 2x², और यहाँ पे 2x⁴ और 2 × 4 - 4x² आएगा। फिर आप करोगे साइन चेंज, तो यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस, बाकी चीजों को नीचे उतारेंगे तो -3x³ वैसे ही उतर गया, यहाँ पे बना +x², यहाँ पे बना +6x और -2। फिर यहाँ पे -3x आ गया, -3x, तो -3x³ + 6x, ये प्लस हुआ कैंसिल, ये माइनस हुआ कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास आया x² - 2। x² - 2, वहां पे भी x² - 2 दिख रहा है एक तरीके से, तो +1 हो गया, एंड x² - 2 इज इक्वल, ये कट गया, राइट। तो फाइनली जो हमारा पॉलिनोमियल था, p ऑफ x, दिस p ऑफ x को हम कह सकते हैं कि इट इज डिवाइजर इनटू क्वेश्चन कितना आया, 2x² - 3x + 1 + 0। डिवीजन एल्गोरिथम ही लिखा मैंने कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब यहां से हम जीरोस कैसे निकालेंगे, आप ध्यान से अगर याद करोगे तो ये x² - 2 कैसे आया था, x² - 2 कैसे आया था, ये आया था x - √2 × x + √2 से। तो इसको आप बिल्कुल लिख सकते हो दोबारा से, x - √2 × x + √2, राइट। एंड इस वाले पार्ट में आप इसका जब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करोगे, आप यहां पे जब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2x² - 2x - x + 1। थोड़ा सा इसको अगर और सॉल्व करें
तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक x-1 आएगा और दूसरा आएगा 2x-1। ठीक है, मतलब मैं इसका 2 स्टेप एक ही बार में कर रहा हूँ। आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकालोगे तो ये चीज निकल कर आएगी। तो फाइनली अगर हम जीरोस की बात करें तो यहां से मेरा जीरो क्या निकल कर आया था, जब इसको हम इक्वल टू जीरो करेंगे। तो ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में इसका √2 दिया हुआ था और क्वेश्चन में ऑलरेडी इसका -√2 दिया हुआ था। ये आप कैलकुलेट करोगे तो कितना निकल कर आएगा, x-1 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x का वैल्यू वहां से 1 निकल कर आएगा, और यहां से इक्वल टू 0 करोगे तो x का वैल्यू 1/2 निकल कर आएगा। तो फाइनली कितने जीरोस हो गए यहाँ पे, फाइनली यहाँ पे 4 जीरोस हो गए। फाइनली यहाँ पे इसके हिसाब से 4 जीरोस हो गए और यही मेरा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो बताइए कौन सा पार्ट में दिक्कत हुआ है या कोई चीज नहीं समझ में आई, देखकर बताओ। सर ये डिवीजन करने के बाद जो कि एक बार इसको फिर से समझा दीजिए ना। बता रहा हूँ। कौन से पार्ट पे कह रहे हो आप? डिवाइड के नीचे वाला, डिवाइड के नीचे ये वाला पार्ट कह रहे हो, जहां से हम जीरोस निकाले वो पार्ट क्या कह रहे हो? यस सर। हाँ देखो लॉजिक क्या कहता है, हाँ लंबा क्वेश्चन है निहारिका, इसीलिए तो 4 नंबर का क्वेश्चन भी है। आप सोचो कि ये करने का 4 नंबर मिल रहा है और प्रोसेस हर जगह सेम है। द गुड थिंग इज आपको इसका प्रोसेस पता होना चाहिए, बाकी बेसिक कैलकुलेशन है। तो समझो देखो क्या है कि हमने क्या किया, हम एक पॉलिनोमियल को, ठीक है ना आकाश, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, इसको फैक्टराइज करके ना हम लिख पाए हैं x माइनस a इंटू x माइनस b इंटू x माइनस c इंटू x माइनस d। ठीक है, हम ये लिख पाए हैं। अब यहां पे अगर मेरे को जीरो निकालना होता, अगर मुझे इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना होता तो हम क्या करते हैं, हम पहले लेट कर लेते हैं ना कि इसका वैल्यू मान लेते हैं कि जीरो होगा। तो इसका वैल्यू जीरो होगा तो उसके हिसाब से मतलब x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी, इसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इसका प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। अब देखो, अब मैथ्स में कभी भी जब मल्टीप्लिकेशन में चीजें होती है उनका प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो होता है, वो सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब उसमें से कोई एक जीरो हो, उसमें से कोई एक जीरो हो। तो यहाँ पे केस क्या होगा, आइदर x माइनस ए, पहला वाला जो दिख रहा है फैक्टर वो जीरो होगा, तो वहां से x का वैल्यू उस केस में क्या होना चाहिए, जीरो होने के लिए a होना चाहिए। नेक्स्ट x माइनस बी को जीरो होना पड़ेगा, या फिर और x माइनस बी शुड बी इक्वल टू जीरो, और वहां से x का वैल्यू क्या निकल कर आएगा b, और x माइनस सी शुड बी इक्वल टू जीरो, वहां से x का वैल्यू क्या निकल कर आएगा, c निकल कर आएगा। एंड लास्टली x माइनस डी शुड बी इक्वल टू जीरो, और वहां से x का वैल्यू d निकल कर आएगा। ठीक, तो ये जो चार वैल्यूज निकले, इन वैल्यूज को आप क्या बोलोगे आकाश, इन वैल्यूज को बोलोगे जीरोस ऑफ px, यस और नो? बिकॉज हमने इसको कैसे ऑब्टेन किया, हमने पॉलिनोमियल की वैल्यू को इक्वल टू जीरो कर दिया और वहां से हमने एक एक करके फैक्टर्स से जीरोस निकाले। ये चीज समझ में आया क्या आपको? यस सर। ये समझ में आ गया। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या था कि जब हमने यहाँ पे ये डिवीजन परफॉर्म कर लिया तो ये हमारा x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइजर था, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ये मेरा क्वेश्चन था और मेरा रिमाइंडर जीरो था। तो यहाँ पे मैंने डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए इस चीज को लिखा, जो ये चीज लिखी हुई है ये किसको फॉलो करके लिखी हुई है, डिवीजन एल्गोरिथम, जो कहता है डिविडेंड इनटू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है,
तो अब देखो कि ये जो पहला जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये आपको कैसे मिला था? कैसे मिला था? ये देखो, ये x माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2 से मिला था कि नहीं? यस और नो आकाश? यस सर। तो ये दो लीनियर फैक्टर को मल्टीप्लाई करके मिला था। हम क्या करेंगे, हम ये जो क्वोशिएंट है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसको भी एक बार मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। मतलब इसको जैसे हम लोग नॉर्मल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में करते थे ना, वो सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे आप मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा वहां से x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1, ठीक है ना? वो चीज मैंने वहां पे शो नहीं किया, मैंने वहां पे सीधा मिडिल टर्म स्प्लिट करके लिख दिया है। वहां से मिलेगा आपको x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1। और फिर सेम लॉजिक जो यहाँ पे लगाए थे कि अगर ये चार चीजों के प्रोडक्ट के बराबर है और हमको जीरोस निकालना है, तो हमको इंडिविजुअल फैक्टर्स को इक्वल टू जीरो करके पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पे भी अगर x माइनस रूट 2 को इक्वल टू जीरो करोगे तो x का वैल्यू रूट 2 आएगा, यहाँ से x का वैल्यू माइनस रूट 2 आएगा, यहाँ से x का वैल्यू 1 आएगा, और यहाँ से x का वैल्यू 1/2 आएगा। ठीक है, अभी Yes. क्लियर है क्या? बाकी लोग डन? 6 बन यस गए? सर। हाँ, तो अब मैं आपको होमवर्क बता देता हूँ। यस सर। होमवर्क क्या करना है आपको इधर? अब आप, हमारी क्लास कम से कम 2 दिन बाद होगी अब, तो आराम से इस चैप्टर को खत्म कीजिएगा। पहला एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 2.3 एंड ऑल एग्जाम्पल्स, मतलब और बाकी सारे जो एग्जाम्पल्स भी है ना, उसको भी जरूर एक बार अटेम्प्ट कीजिएगा। आप लोग बहुत बार एग्जाम्पल्स को स्किप कर देते हो, बट नहीं करना है। आप बोर्ड्स में हो, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार एग्जाम्पल से भी, एग्जाम्पल को ही सीधा क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है, तो एग्जाम्पल स्किप नहीं करोगे। दूसरा, अवंती के मॉड्यूल से आप 10M02.4 इसका ICE मतलब इन क्लास एक्सरसाइज, ICE का मतलब इन क्लास एक्सरसाइज है, फिर होमवर्क एंड एडवांस वाले क्वेश्चंस तीनों ट्राई करोगे। ठीक है, इसी का डिस्कशन, आप ही के डाउट्स का डिस्कशन होगा अगली क्लास में, और टॉपिक को खत्म किया जाएगा। डन? यस। ठीक है, तो यहीं पे मैं एंड करता हूँ। ये फाइल अभी क्लास के बाद भेज दूंगा, और ये रिकॉर्डिंग आधे घंटे में आपको ग्रुप पे मिल जाएगी। बाय सर। बाय बाय निहारिका, देन विल स्टार्ट Bye, विद sir. लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, पॉलिनोमियल के जैसे ही बेस्ड है कंप्लीटली, तो इट्स लीनियर इक्वेशंस। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट सर। बाय सर। गुड नाइट, बाय गुड नाइट। सर। सर